आज की कहानी है हाल ही में रिलीज हुई फिल्म स्टोलन की। IMDb रेटिंग है 7.5। हालांकि फिल्म हाल ही में रिलीज हुई है तो रेटिंग कम ज्यादा हो सकती है। दोस्तों ये कमाल की सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म है। तो चलिए बिना टाइम गवाए फिल्म की कहानी करते हैं शुरू। प्लेटफॉर्म पर झुम्पा नाम की एक महिला जो बहुत गरीब लग रही थी अपनी 5 महीने की बच्ची के साथ सो रही थी कि तभी पास में बैठी एक औरत चुपके से उस बच्ची को चुराकर भाग जाती है। भागते वक्त वो एक आदमी से टकराती है और बच्ची की टोपी वहीं गिर जाती है। ठंड का मौसम था तो बच्ची ने टोपी पहनी हुई थी। वो आदमी जिसका नाम रमन है टोपी उठाकर वापस करना चाहता था पर वो कहाँ रुकने वाली थी। इतने में सो रही बच्ची की माँ को जैसे ही ये आभास होता है कि उसकी बच्ची उसके साथ नहीं है तो वो चंपा चंपा कहकर उसे इधर उधर ढूंढने लगती है कि तभी उसकी नजर रमन के हाथ में टोपी पर पड़ती है और वो उससे ही चोर समझकर उस पर टूट पड़ती है। ये देख वहाँ कुछ और भी लोग इकट्ठे हो जाते हैं और उससे मारपीट करने लगते हैं। रमन को लेने उसका बड़ा भाई गौतम आया था जो थोड़ा जल्दी में लग रहा था। बार बार उसका फोन भी आ रहा था क्योंकि कल शादी थी। फोन कॉल के दौरान ये बात भी पता लगती है कि रमन कुछ समय से डिप्रेशन में है, पर गौतम इस बात को बहुत सीरियसली नहीं लेता। वो कहता है उसे मूव ऑन कर लेना चाहिए। वो रमन को लेने प्लेटफॉर्म पर जाता है तो भीड़ देखकर गौतम अपने छोटे भाई रमन को बचाने की कोशिश करने लगता है कि तब तक वहाँ 2 पुलिस वाले भी आ जाते हैं। रमन पुलिस वालों को बताता है कि उसकी फ्लाइट मिस हो गई थी इसलिए उसे ट्रेन से आना पड़ा। उसने अभी अभी यहाँ चाय वाले से बिस्कुट भी खरीदी है। चाय वाला भी कंफर्म करता है और ये भी बताता है कि रमन के पास तब कोई भी बच्ची नहीं थी। गौतम को घर जाने की बहुत जल्दी थी। वो घूस देकर सारा मामला रफा दफा करना चाहता था पर पुलिस वाले इससे ऑफेंड हो जाते हैं। गौतम बताता है कि कल शादी है और शादी अटेंड करने ही उसका भाई आया है। पुलिस वालों के पूछने पर पता लगता है कि शादी उसकी माँ की है और वो चाहती है कि उसके दोनों बेटे उसकी शादी में मौजूद रहें। रमन एक फ्रीलांसर है जो अलग अलग न्यूज़पेपर के लिए फोटो जर्नलिज्म करता है। पुलिस वाले भी कन्विंस हो जाते हैं। गौतम थोड़ा पैसों का रौब दिखाने वाला प्रैक्टिकल सा आदमी था। वहीं रमन थोड़ा इमोशनल था। वो रमन से कहता है कि उसे ट्रेन से नहीं आना चाहिए था। एक फ्लाइट मिस हो गई तो क्या, दूसरी फ्लाइट के पैसे देने के लिए गौतम तो तैयार था ना, पर रमन को ऐसी कोई हेल्प नहीं चाहिए थी। अब दोनों भाई चाय बोलकर थोड़ा रिलैक्स करने लगते हैं। रमन बाथरूम जाता है तो वहाँ झुम्पा फोन पर किसी गीतू नाम की औरत को सारी बात बताकर फूट फूट कर रो रही थी। कह रही थी वो अपनी चंपा के बिना नहीं रह सकती, वो अपनी जान दे देगी। फोन की दूसरी तरफ से गीतू उसे समझाती है और कहती है कि वो झुम्पा के भाई को जाकर सब बता देगी और उसकी मदद करने के लिए कहेगी, तब तक वो हिम्मत रखे। रमन ये सब देख रहा होता है। झुम्पा खुद को संभाल कर वापस अपनी बच्ची को ढूंढने में लग जाती है। वो चाय वाले से पूछती है कि वो तो यहीं पर था ना, उसने शायद देखा होगा उस औरत को, पर चाय वाला बहुत रूडली उसे वहाँ से भगा देता है। झुम्पा रमन से पूछती है तो वो बताता है वो ज्यादा कुछ तो नहीं देख पाया, पर उसे इतना जरूर याद है कि उस औरत ने स्लेटी कलर की शॉल पहनी थी और उस औरत की नाक बहुत अजीब सी बहुत लंबी थी। एक वही था जो झुम्पा के साथ पोलाइट था। झुम्पा जब हेल्प के लिए पूछती है तब भी गौतम उसकी तरफ एक नोट बढ़ा देता है। झुम्पा बिना पैसे लिए वहाँ से निराश होकर चली जाती है। रमन को ये सब अच्छा नहीं लगता पर गौतम को इसमें भी बस झुम्पा की ही अकड़ दिखाई पड़ रही थी। उधर झुम्पा अब चाय वाले के पीछे दौड़ते हुए कहती है कि इसी ने मेरी बच्ची चुराई है। ये सब कुछ जानता है। वो अभी फोन पर किसी को अलर्ट रहने के लिए कह रहा था। उसने सारी बातें सुनी है। रमन भी कहता है कि उसे भी शक है क्योंकि जब वो चाय लेने गया था तो चाय वाला अपना फोन छुपाने की कोशिश कर रहा था। वो पुलिस से कहता है चाय वाले के लास्ट डायल पे कॉल करके वो सब क्लियर कर ले। थोड़ी मार पिटाई के बाद चाय वाला सब बता देता है। बच्ची चोर का नाम सुरीली है जो एक बच्ची का टिप देने पर चाय वाले को 5,000 रुपए देने वाली थी। बच्ची को लेकर सुरीली और एक आदमी शापित कोठी में छुपे हैं। पुलिस वाले उस शापित कोठी का नाम सुनकर घबरा जाते हैं और वो वहाँ जाना टालने लगते हैं, पर झुम्पा को तो अपनी बच्ची तक पहुँचने की जल्दी थी। वो शापित कोठी जाकर तलाश करने की बात करती है तो उल्टा पुलिस उसी को डांट देती है। ये देखकर रमन पुलिस वालों से उलझ जाता है। पुलिस वाले भी गुस्सा जाते हैं और कहते हैं कि ये गवाह है ना, अब ये कहीं नहीं जा सकता, इतनी ही पड़ी है तो चलो बच्ची को ढूंढने हमारे साथ। गौतम बस वहाँ से जल्दी निकल जाना चाहता था पर रमन कहता है हाँ सर चलो जहाँ जाना है। गौतम स्टेशन के बाहर वेट कर रहा था। रमन जैसे ही आता है वो उसे डांटने लगता है कि उसे इन सब में पढ़ने की क्या जरूरत थी। रमन समझाने की कोशिश करता है कि अगर वो नहीं बोलता तो पुलिस वाले झुम्पा की हेल्प नहीं करते, वो झुम्पा की बेटी को ढूंढने नहीं जाते। गौतम कहता है मैं जा रहा हूँ, कम से कम एक बेटा तो हो माँ की शादी में, पर वो लौट कर उसे भी अपने साथ चलने को कहता है और कहता है कि आगे जो भी होगा वो संभाल लेगा। पर रमन बोलता है वो नहीं जा सकता। पुलिस ने उसका
आधार कार्ड रख लिया है। अब तक पुलिस वालों के साथ झुम्पा भी आ गई थी। पुलिस वाले बाइक से थे, गौतम के पास कार थी, तो वो गौतम को झुम्पा को भी साथ ले जाने के लिए कहते हैं। गौतम बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुका था, पर उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। वो पुलिस से रमन का आधार कार्ड मांगता है, तो उल्टा पुलिस उसी से पूछती है कि कौन सा आधार। मतलब रमन ने झुम्पा की हेल्प करने के लिए आधार कार्ड वाली बात झूठ बोली थी। गुस्से में गौतम रमन को एक थप्पड़ लगा देता है। वो तीनों अब पुलिस वालों की बाइक को फॉलो कर रहे थे। रास्ते में रमन झुम्पा से उसके बारे में पूछने लगता है। झुम्पा बताती है कि उसके पास उसकी चंपा के अलावा अपना कोई नहीं है। उसके पति पर झूठा इल्जाम लगाकर उसे जेल में डाल दिया गया था और फिर वहीं उसकी मौत हो गई। इसके बाद झुम्पा को भी गांव में काम मिलने में दिक्कत होने लगी, तो अब वो मनाली जा रही है काम के लिए। बातचीत से इरिटेट होकर गौतम तेज आवाज में गाना बजा देता है। गौतम को नींद भी आ रही थी। ये देखकर रमन ड्राइव करने लगता है और उधर झुम्पा को गीतू का वॉइस मैसेज आया, जो झुम्पा दोनों भाई से छुपाकर सुनती है। मैसेज था कि झुम्पा के भाई ने पुलिस को सब बता दिया है कि वो कहाँ गई है और साथ ही उसकी फोटो भी दे दी है। अब पुलिस झुम्पा को ढूंढती वहाँ भी पहुँच जाएगी, तो वो बच कर रहे। कुछ तो गड़बड़ था, झुम्पा कुछ तो छुपा रही थी। इस दौरान पुलिस की बाइक उनकी नजरों से गायब हो जाती है। फिर भी वो लोग आगे बढ़ते हैं कि एक मोड़ पर कुछ पुलिस वाले उन्हें ये कहकर रोक लेते हैं कि वो तीनों ही बच्चा चोर हैं। उन्होंने वो वायरल वीडियो देखी है जिसमें कहा जा रहा है कि 2 लड़के और एक लड़की बच्चा चोरी कर काली SUV से भाग रहे हैं। वो तो अच्छा होता है कि वो 2 पुलिस वाले तब तक आकर दोनों को बचा लेते हैं। वैसे अजीब बात ये थी कि वो लोग अपने साथी पुलिस वालों से ज्यादा वायरल वीडियो पर यकीन कर रहे थे। फिर भी वो वहाँ से किसी तरह निकलकर शापित कोठी में पहुँचते हैं, जहाँ बहुत ज्यादा अंधेरा था। गौतम बाहर ही वेट कर रहा था और बाकी लोग अंदर जाते हैं। अंदर के सामान को देखकर लग रहा था कि यहाँ कोई बच्चे के साथ छुपा तो जरूर था। किसी के दौड़ने की भी आवाज आती है। एक आदमी शायद बच्चा लेकर भाग गया था। उसे कोई अंधेरे की वजह से देख भी नहीं पाया, पर सुरीली को गौतम रोकने की कोशिश करता है, जो बाहर ही खड़ा था, और सुरीली गड्ढे में गिरकर मर जाती है। उधर झुम्पा के बारे में पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि वो किसी का बच्चा चुरा कर भागी है। झुम्पा पुलिस की बातें सुन लेती है और वहाँ से चुपचाप निकल जाती है। जाते वक्त वो वहाँ से मिली नशा मुक्ति केंद्र की एक ID कार्ड लेकर निकली थी, जिसपे अच्छे लाल का नाम लिखा था। इधर गौतम अब मर्डर केस में फंस गया था। यहाँ रमन थोड़ा दिमाग से काम लेता है। वो कुछ कैश और 1.5 लाख की घड़ी जो गौतम ने पहनी थी पुलिस को देकर मामला सुलटा लेता है। इस पुलिस वाले का नाम था पंडित जी। दोनों भाई वहाँ से निकल जाते हैं। गौतम गाड़ी में रमन को डांटता है कि तू मदद कर रहा था उस औरत की जो खुद किसी और का बच्चा चुरा कर भागी है। रमन अभी भी झुम्पा के साइड ले रहा था। वो कहता है कि झुम्पा चोर नहीं है, उसे फंसाया जा रहा है। वो गाड़ी रोकने के लिए बोलता है। गौतम समझ जाता है कि अभी भी रमन झुम्पा की हेल्प कर रहा है। दरअसल रमन झुम्पा को डिक्की में छुपाकर अपने साथ ले आया था। यहाँ गौतम का गुस्सा देख झुम्पा अकेली ही अपनी बच्ची को ढूंढने निकल पड़ती है और पीछे पीछे रमन भी जाने लगता है। गौतम रमन को रोकते हुए थोड़ा प्रैक्टिकल होने को कहता है, पर रमन पलट कर बोलता है, अगर तुम्हारा कोई अपना गया होता तो तुम्हें भी समझ आता। गौतम जवाब देता है, रिया के जाने का ब्लेम वो उस पर ना डाले। उसने वो सब किया जो किया जा सकता था। उसे महंगे से महंगे हॉस्पिटल में भी लेकर गया। यहाँ भी वो हेल्प को बस पैसा ही समझ रहा था। रमन इमोशनल होकर बोलता है, रिया के जाने के बाद भाई मैंने बस एक कंधा मांगा था और तुमने क्या कहा, मूव ऑन। रमन चला जाता है और जाते जाते गौतम को ये सजेशन देकर जाता है कि वो पैसों से सोचना कम कर दे। झुम्पा और रमन थोड़ी ही दूर गए थे कि गौतम भी आ जाता है और उन्हें गाड़ी में बिठा लेता है। वो तीनों अब रिहैब सेंटर जाने वाले थे, अच्छे लाल को ढूंढने। सुबह हो चुकी थी और सारी रात तीनों परेशान रहे थे। रास्ते में गांव के बाहर वो चाय पानी के लिए रुकते हैं कि गांव के कुछ लड़के उन पर टूट पड़ते हैं, ये इल्जाम लगाकर कि ये तीनों बच्चा चोर हैं। किसी तरह वो वापस अपनी गाड़ी में बैठते हैं और वहाँ से निकलते हैं। रास्ते में झुम्पा अपने सामान से कुछ ढूंढ रही थी कि रमन की नजर पड़ती है पैसों के एक बंडल पर। पूछने पर झुम्पा कहती है कि ये उसकी जमा पूंजी है। अब तक तो शक सिर्फ गौतम को था, पर रमन का भी अब झुम्पा से भरोसा उठने लगा था। किसी मजदूर के पास इतने पैसे तो नहीं हो सकते थे। झुम्पा के सामान से झुम्पा और उसकी बेटी की एक तस्वीर भी मिली जो मुंबई की लग रही थी, और झुम्पा ने पहले इन लोगों को बताया था कि वो कभी मुंबई गई ही नहीं। वो झुम्पा से सवाल कर ही रहे थे कि उनकी नजर पड़ती है कि बाइक की एक झुंड डंडा, गोली और पत्थर लेकर उनका पीछा कर रही है। उनकी गाड़ी पर बड़े बड़े पत्थर फेंकते हैं, डंडा मारते हैं, गोलियां चलाते हैं। इसी बीच झुम्पा का फोन बजता है। रमन उससे फोन छीन कर रिसीव करता है। फोन झुम्पा के भाई का था।
था। वो पूछ रहा था कि वो दया मैडम का बच्चा चुरा कर क्यों भागी, पुलिस उसे ढूंढ रही है। वो आगे कुछ कहता, इससे पहले ही वो रमन और गौतम की आवाज सुनकर डर जाता है और फोन रख देता है। बाइक से लोग अभी भी इनका पीछा कर रहे थे। एक बड़ा सा पत्थर लगने से गाड़ी का शीशा टूट जाता है और रमन को एक गोली लग जाती है। सबसे बचते हुए तीनों एक सुनसान सी जगह पर गाड़ी रोककर रमन की हेल्प करने की कोशिश करते हैं। झुम्पा रमन के घाव से खून रोकने की कोशिश करती है, पर गौतम तो जैसे झुम्पा की जान ही ले लेता। वो उसे रमन से दूर रहने कहता है। एक तो उसने चोरी की और उसकी ही नौटंकी की वजह से अभी उसके भाई की ये दशा है। झुम्पा ये सुनकर अपने पेट पर डिलीवरी के निशान दिखाती है। ऑपरेशन का निशान अभी ताजा ही था। गौतम निशान देखने के बाद यकीन कर लेता है कि चंपा झुम्पा की ही बेटी है। वो अब थोड़ा नरम पड़ गया था। इस सुनसान जगह पर भी कुछ लोग आ जाते हैं। गौतम उनसे मिन्नत करता है कि उसके भाई को गोली लगी है, वो उन्हें जाने दे, पर वो नहीं मानते। तभी झुम्पा उन पर हमला कर देती है और गौतम और झुम्पा मिलकर सबको भगाकर वहाँ से बच निकलते हैं। उस जगह से निकलने के बाद वो किसी मोहल्ले में पहुँचते हैं, जहाँ उनकी गाड़ी एक गली में अटक जाती है, जिसके बाद उन्हें कार से निकलना पड़ता है और मोहल्ले में किसी के कपड़े चुराकर वो बदल लेते हैं ताकि उन्हें पहचाना ना जा सके। वो किसी तरह बचते बचाते एक खंडर जैसी जगह पर छुपते हैं। रमन की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ रही थी, पर बाइक वाले लोग अभी भी उनका पीछा कर रहे थे। फिर भी झुम्पा अपनी बच्ची को खोजने रिहैब सेंटर जाना चाहती थी। दोनों भाई उसे मना करते हैं, पर वो चली ही जाती है। यहाँ रमन तड़पता हुआ पानी मांग रहा था। गौतम से उसकी ये हालत देखी नहीं जाती। वो उसे वहीं रुकने बोल बाहर पानी लेने निकलता है तो भीड़ उसे फिर घेर लेती है और बेरहमों की तरह उसे मारती है। उधर रमन भी बेजान सा हो गया था। शायद वो तड़प तड़प कर मर चुका था। गौतम भी अधमरा हो चुका था। बावजूद इसके भीड़ जानवर से भी बुरी हो गई थी। वो जानवर तो गौतम को मार ही देते कि तभी पंडित जी आते हैं, वही पुलिस वाले जो रात में भी इनके साथ थे। वो किसी तरह से भीड़ को शांत कर सच्चाई बताते हैं। उधर रमन में थोड़ी सी जान आती है और वो पानी ढूंढता हुआ खुद ही बाहर आ जाता है। गंदा सा पानी पीता है और वहीं सड़क किनारे गिर जाता है। पुलिस के आते ही गौतम रमन के पास पहुंचता है, पर रमन वहाँ था कहाँ। पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि गांव के बाहर एक लाश पड़ी है। वो रमन ही था। अब तक एम्बुलेंस भी आ चुकी थी। चेक करने पर पता लगता है कि रमन की जान अभी भी बचाई जा सकती है। वो पुलिस वाला इनके साथ ही एम्बुलेंस में जाना चाहता था, पर ऊपर से ऑर्डर्स थे कि पंडित जी झुम्पा को ढूंढे। पुलिस अब तक ये पता लगा चुकी थी कि ये सारा मामला इल्लीगल सरोगेसी का है। चंपा को झुम्पा ने ही जन्म दिया था, पर अपना कोख किसी दया मैडम को बेच दिया था। दया मैडम को जब फोन किया गया तो पुलिस केस के बारे में जानते ही वो इन सब से मुकर जाती है। दोनों भाई एम्बुलेंस से हॉस्पिटल की तरफ जाते हैं और पंडित जी झुम्पा को ढूंढने। उधर झुम्पा अपने हाथ में एक कुल्हाड़ी लेकर सबसे बचती हुई रिहैब पहुंचती है और वहां जाने के साथ ही अच्छे लाल के बारे में पूछने लगती है। वहां के एक कर्मचारी उसे अच्छे लाल और सुरीली के बारे में बताती है कि वो दोनों यहीं मिले थे। अच्छे लाल ने ही सुरीली को हॉस्पिटल में पार्ट टाइम नौकरी दिलवाई थी और अच्छे लाल उसी अस्पताल में एम्बुलेंस चलाता है। झुम्पा उस कर्मचारी से अच्छे लाल के पास पहुँचाने कहती है। दोनों निकलने ही वाले थे कि पंडित जी आ जाते हैं उसे जेल ले जाने के लिए। उधर रास्ते में एम्बुलेंस ड्राइवर का फोन बजता है तो वो गौतम से कहता है फोन निकाल कर देने के लिए। गौतम की नजर ड्राइवर के पॉकेट पे लगी नेम प्लेट पे पड़ती है। यही अच्छे लाल था। गौतम जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेता क्योंकि उसके भाई की जान खतरे में थी। वो बस शांति से अच्छे लाल की बातें सुनता है। अच्छे लाल कोई पेपर तैयार रखने की बात कर रहा था। दूसरी तरफ पंडित जी झुम्पा को रास्ते में पूछते हैं कि जब उसने अपना कोख बेचने के पैसे लिए थे तो बच्ची लेकर भागी क्यों। झुम्पा बताती है डील एक बच्ची की हुई थी, एक बच्ची को उसे कोख में रखना था, पर देवी माँ को उसके अकेलेपन पर दया आ गई और उसके कोख में 2 बच्चियां रह गई। एक को उसने दया मैडम को दे दिया जैसा कि डील था, पर चंपा तो उसकी बेटी हुई ना। पंडित जी भी थोड़े इमोशनल से हो गए थे। हॉस्पिटल पहुंचते ही गौतम रमन को एडमिट करवाता है। गौतम की भी मरहम पट्टी हो रही होती है, लेकिन वो ये सब छोड़कर अच्छे लाल के पीछे भागता है। अच्छे लाल पेपर्स के साथ बच्ची को बेचने वाला था और इन सब में हॉस्पिटल के हेड डॉक्टर भी मिले थे। गौतम सबसे लड़ पड़ता है, पर अच्छे लाल उल्टा उसे ही पीटने की कोशिश करता है। गौतम के पास झुम्पा और उसकी बेटी चंपा की मुंबई वाली फोटो थी। वो भीड़ को वो फोटो दिखाकर कहता है कि वो लोग बच्ची का चेहरा इस तस्वीर से मिला ले। ये लोग यहाँ बच्चों को बेचने का गंदा धंधा कर रहे हैं। पंडित जी की गाड़ी भी वहीं से गुजर रही थी और वो भीड़ देखकर उतरकर सारा मामला समझते हैं और बच्ची का चेहरा दिखाने
पुराने कहते हैं। ये चंपा ही थी जिन्हें बच्ची बेची गई थी। उनसे कहा गया था ये कोविड में अनाथ हुई बच्ची है। झुम्पा अपनी बेटी को वापस पाकर बहुत खुश थी। वो पुलिस की जीप में थी पर उसे इस बात की तसल्ली थी कि उसकी अपनी चंपा है उसके साथ। वो जाते हुए गौतम को देखकर मुस्कुराती है जैसे उसका शुक्रिया कर रही हो। उधर रमन अभी भी हॉस्पिटल में था। वो अभी भी बेहोश ही था। तो दोस्तों ये थी स्टोलन फिल्म की कहानी। फिल्म बहुत ही कमाल की है, सबकी एक्टिंग भी अच्छी है। आपको मैं रिकमेंड करूंगी कि ये फिल्म आप जरूर देखें। बस 90 मिनट की तो फिल्म है। वैसे मैंने कोशिश तो की है कि आपको अच्छे से फिल्म एक्सप्लेन कर दूं, पर फिल्म देखने पर जो फील आएगा वो अलग ही होगा। फिल्म में बहुत सारे टॉपिक्स को टच किए गए हैं, जैसे कि ओल्ड एज मैरिज, डिप्रेशन, सेरोगेसी, झूठी अफवाह, कैसे सोशल मीडिया के आधे अधूरे सच पर यकीन कर कभी कभी लोग पागल जानवर से भी बुरे हो जाते हैं। तो दोस्तों मुझे आप ये जरूर बताइएगा कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। कमेंट सेक्शन हमेशा खुला है। थैंक यू।